हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो टोटल इसमें 150 क्वेश्चन सभी को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और साथ में अपन डिटेल सोल्यूशन भी देखेंगे। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आप लोग भी सभी लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और स्कोर भी अपना जरूर बताएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है। 6 दोस्त वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। यह ज्ञात है कि P और N, ठीक है ना, के बीच में L बैठा हुआ है। O के दाहिनी ओर Q है और N एवं O के बीच में M बैठा हुआ है। उस दोस्त को ज्ञात करें जो L और Q के बीच में बैठा हुआ है। यानी कि L और Q के बीच में कौन बैठा हुआ है ये बताना। ठीक है, सबसे पहले वृत्ताकार मेज है तो सबसे पहले तो वृत्त बना लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका वृत्ताकार मेज। इसमें टोटल कितने दोस्त हैं? 6 हैं। तो ये हो गया आपका 2 4 4 और 2 6 इस प्रकार से। ठीक है, और सभी इस प्रकार से यानी कि एक एक पॉइंट पर सभी बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या कि P और N के बीच में L है, O के दाहिनी ओर Q है। यदि मान लेते हैं कि O यदि यहाँ है तो इसकी दाहिनी ओर इधर आएगा। दाहिनी ओर में कौन बैठा हुआ है? Q बैठा हुआ है। ठीक है ना, दाहिनी ओर में कौन है? Q बैठा हुआ है। ठीक है, आगे रिलेट करते हुए चलेंगे। उसके बाद फिर है क्या कि और N एवं O के बीच में, ठीक है ना, N और O के बीच में M है। ठीक है ना, तो N और O के बीच में M कब रहेगा? तो N और O के बीच में यानी कि M यहाँ रहेगा, तब ना N जो है वो बीच में रहेगा M और O का। वही बोल रहा है कि N एवं O के N एवं O के बीच में M है। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, N यहाँ है और M आपका यहाँ है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका N और O के बीच में M बैठा हुआ है। एक बार फिर से शुरू से पढ़िए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 6 दोस्त वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। यह ज्ञात है कि P और N के बीच में L है। P और N के बीच में, ठीक है ना, P के और N के बीच में कौन बैठा हुआ है? L बैठा हुआ है। ठीक है, O के दाहिनी ओर Q है। O के दाहिनी ओर Q बैठा हुआ है और N एवं O के बीच में M बैठा हुआ है। उस दोस्त को ज्ञात करें जो L का, ठीक है ना, ये हो गया L और Q के बीच में बैठा हुआ है। L और Q के बीच में कौन बैठा हुआ है? P बैठा हुआ है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, जो कि ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा है, बोरा फ्रेंड्स, 52 पत्तों की बंडल से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ठीक है ना, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों बादशाह हो। तो टोटल जो बादशाह हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है ना, तो टोटल जो तरीके हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे? तो टोटल 52 में से एक बार निकालेंगे तो एक बार में दोनों निकालेंगे तो 51 शेष तरीका और बचेगा। और टोटल जो निकालेंगे वो कितने पत्ते निकालेंगे? 2 निकालेंगे। तो इसको आपको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26 दूनी 52। 26 गुना 51 करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना? 26 से कम है 26 से और शेष रहेगा 1। 26 5 30 से 130 और 2 100 कितना हो जाएगा? 32। यानी कि टोटल 1326 जो हो गया क्या हो गया आपका? तरीका हो गया। ठीक है, टोटल तरीका इतना हो गया। ठीक है, अब एक बार में क्या करते हैं कि एक बार में 2 किंग आने की प्रायिकता क्या होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो टोटल के जो किंग हो गए कितने हो गए? टोटल 4 किंग होते हैं। एक बार खींचेंगे तो टोटल बचेगा कितना? 3 बार आप खींच सकते हैं। ठीक है ना, और टोटल एक बार में कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 6 आपका ये निकल जाएगा। यानी कि एक बार खींचने पर 2 किंग आने की जो प्रायिकता होगा, घटना होगा, उसमें टोटल तरीके जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? टोटल 6 तरीके हो जाएंगे। ठीक है ना, तो टोटल 1326 में से, ठीक है ना, क्या कर देंगे? 6 में भाग दे देंगे। ठीक है ना, 6 में, यानी कि बादशाह आने की जो प्रायिकता होगा वो आपका हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा? 1326। यानी कि 1326 तरीके में से 6 बार आने की प्रायिकता हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 1 बटा कितना, काट दीजिएगा, 6 दूनी 12 1, यानी कि 1 बटा 221 आ जाएगा, जो कि आपका टोटल इतना आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसकी जो प्रायिकता होगा 1 बटा 221, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग का है। अच्छा क्वेश्चन भी है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये आपका जो है एक लिखा गया है। ठीक है ना, कि TAMA SAMA और LAMA का अर्थ जो है वो वेरी नाइस फ्रेंड है। ठीक है ना, ये आपका तीनों का अर्थ लिखा हुआ आगे है। ACMA SAMA SOOMA का अर्थ जो है वो नाइस एंड स्वीट लिखा हुआ है।
TEKS, TAMA, TUNA का अर्थ जो दिया हुआ है वो वेरी हार्ड सरफेस लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि ये जो दिखा हुआ इस कोड भाषा में, ठीक है ना, एक कोड भाषा में लामा का जो अर्थ होगा यानी LAMA का जो अर्थ है वो क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो इसको समीकरण बनाए मान लेते हैं कि ये पहला हो गया आपका समीकरण है, और ये जो है आपका क्या है, ये आपका हो गया आपका दूसरा समीकरण ए हो गया, और तीसरा जो है आपका ये वाली हो गया, ठीक है ना, तीसरा आपका ये हो गया। अब देखिए लामा किस में है, तो लामा जो है वो आपको एक समीकरण में, तो लामा को देखते हैं। अब देखिए एक नंबर में चलते हैं, तो लामा किस में मिल रहा है, तो लामा आपको एक नंबर ये हो गया और इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। 3 नंबर में देखते हैं तो इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो मिल क्या रहा है, देखिए TAMA, ठीक है ना, TAMA, और इसमें मिल रहा है क्या, TAMA, यानी कि समीकरण 1 में आपका TAMA मिल गया और TAMA मिल गया, यानी कि TAMA का क्या लिखा जा रहा है, TAMA का क्या लिखा जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा समीकरण 1 में, और समीकरण कितना में, समीकरण 1 में, और समीकरण TAMA किस में है, 3 में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है, तो इसमें देखते हैं वेरी मिल रहा है, ठीक है ना, वेरी मिल रहा है, इसका मतलब टामा का मतलब हो गया VERY, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए सामा के कहाँ, सामा ये आपको यहाँ मिल रहा है, देखिए ये आपका सामा हो गया, ठीक है ना, और ये आपका सामा इसमें भी मिल रहा है, यानी कि 2 नंबर में, यानी कि समीकरण 1 और 2 में देखिए सामा मिल रहा है। तो 1 और 2 समीकरण में क्या क्या मेरा देखिए स्वीट वेरी नाइस मिल रहा है, ठीक है ना, यानी का सामा SAMA, सामा का मतलब क्या हो गया, तो नाइस हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए तीसरा जो समीकरण है उसमें TEKS, ठीक है ना, TEKS लामा के बारे में पूछा था, तो लामा किस में था, लामा आपका समीकरण 1 में, तो देखिए TAMA का निकल गया कितना, वेरी हो गया, यानी TAMA का तो वेरी निकल गया, और लामा का आपका क्या निकल गया, सामा का निकल गया आपका क्या, नाइस निकल गया। तो आपका जो लामा बच गया इसके लिए क्या बच गया, लामा के लिए आपको बच गया फ्रेंड बच गया, ठीक है ना। तो लामा के लिए क्या हो जाएगा, फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका समीकरण स्टॉप कर देता है, लिखिए इधर बाहर लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए यहीं पर समीकरण इसको बना दिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, ये आपका जो श्रृंखला वाला लुप्त संख्या को चूज कर आगे की संख्या क्या आएगा ये आपको निकालना है। तो देखिए 2 से हो गया कितना 6, यानी कितने का वृद्धि हो गया 4 का, फिर 6 से हो गया 14 कितने का वृद्धि 8 का, फिर 14 से हो गया 30 कितने का वृद्धि 16 का, 30 से हो गया 62 कितने का वृद्धि 32 का, 62 से हो गया 126 कितने का वृद्धि 64 का। तो आपखन कितने का वृद्धि होगा ये देखिए 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, तो 64 से कितना हो जाएगा 128, यानी कि 2 गुना की वृद्धि होते हुए जा रहा है। तो 128 प्लस 126 कर देंगे, ठीक है ना। तो 128 प्लस 126 करिएगा तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 और 8 6 14, यानी कि 254 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक पढ़ना है, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं ये बताना, ठीक है ना। आपके पास कथन ये है, कथन है कि कंप्यूटर मानव जाति का के महानतम नवाचारों यानी खोजों में से एक है ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। कथन बता रहा है कि कंप्यूटर जो मानव जाति के द्वारा जो खोजा गया वो महानतम नवाचारों में से एक है। निष्कर्ष पहला देखिए, कोई भी अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। ऐसा क्या है कि मानव द्वारा खोजा गया कंप्यूटर वो क्या सबसे बेस्ट वही है, उससे अच्छा भी कुछ खोजा गया है, यानी बहुत सारे चीज़ जो है ऐसा है वो कंप्यूटर से भी बेहतर खोजा जा चुका है मानव जाति के द्वारा, ठीक है ना। तो एक जो निष्कर्ष है वो तार्किक नहीं है, यानी कि लॉजिकल ज़्यादा नहीं है, तो एक जो आपका नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा, एक कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है, यानी कि कंप्यूटर का जो खोज हुआ तो मानव जाति को क्या हुआ, लाभान्वित तो हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए दो है वो तार्किक रूप से सही है, यानी कि केवल 2 जो है वो सही निष्कर्ष निकालेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन D यानी कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, जो कि ऑप्शन D आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको ये आपका श्रृंखला वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपन ग्रुप बना लेंगे, देखिए RRS है, फिर डैश है, SS, RRR डैश, ये आपको लिखा हुआ, ठीक है ना। तो टोटल देखते हैं कितने अंक इसमें आएंगे, तो देखिए 3 1 4 4 2 6 6 3 9 1 10 10 2 12 12 2 14 1 15 3 18 19 2 21, टोटल 21 आएगा। तो 21 में आप 7-7 का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है ना। 3 दिन का या 7-7 का ग्रुप बनाएंगे तो बन जाएगा। तो देखिए 3 4 5 6 7, ये आपका 7 का ये आपका ग्रुप बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। सॉरी 1 मिनट ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका एक ग्रुप बना लेते हैं ये वाली, ठीक है ना। ये R है बीच में यहाँ पर, फिर डबल R है, फिर देखिए 2 3 4 5 6 7, यानी कि 4 और 2 6 1 7 आपका ये ग्रुप ये हो गया, और एक आपका लास्ट में ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ जब ग्रुप बनाइएगा तो डबल आर सभी में शुरू होना चाहिए, यानी कि ग्रुप जो है वो डबल R से शुरू होगा। तो देखिए पहला में डबल R है, दूसरा में भी डबल R है, तीसरा जो ग्रुप होगा यानी कि यहाँ जो है आपका
आर भराएगा, यानी कि लास्ट से पहले का जो अंक है वो आर भराएगा। तो लास्ट से पहले देखिए इसमें आर आ रहा है, तो आपको देखिए इसमें टी है, इस ए से, यानी कि ऑप्शन डी नहीं होगा। आर है, टी है, ए भी ऑप्शन आपका सी नहीं होगा। आर है, ए से, ए भी आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी में देखिए आर आ रहा है ना, दूसरा जो है इधर पीछे से दूसरा जो क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है ना। तो आर आ रहा है मतलब ऑप्शन आप यहीं से भी टिक कर सकते हैं, यहाँ से सही हो गया, ठीक है। या फिर टेस्ट करना है तो आगे भी कर सकते, देखिए डबल आर एस टी, ठीक है ना, डबल आर एस टी, फिर डबल एस आर हो रहा है, फिर डबल आर एस यहाँ भरेंगे, ठीक है ना, डबल आर एस टी यहाँ डाल दिए, तो डबल आर एस टी डबल एस आर, फिर देखिए डबल आर, ठीक है ना, डबल आर के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, फिर टी है ना, एस टी, फिर डबल एस आर, ठीक है, फिर हो गया आर, डबल आर एस टी, ठीक है ना, डबल आर एस टी, फिर हो गया क्या आपका लास्ट में क्या आ रहा है, डबल आर हो गया, फिर हो गया आपका डबल आर के बाद डबल आर एस टी, डबल आर एस टी, फिर क्या हो रहा है, डबल एस आर वाला आ रहा है, ठीक है ना, डबल एस आर ये आई तो आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आप ग्रुप बनाइएगा तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा आर आर, ठीक है ना, आर आर एस टी, ठीक है ना, जो आपका ये भरे, ठीक है ना, एस टी डबल एस आर, ये आपका एक ग्रुप ये बनेगा, यानी कि इस टाइप का आपका जो है वो ग्रुप बनेगा। फिर आपका बनेगा आर आर, फिर यहाँ पर भर रहे हैं ना आप एस भरे हैं, ठीक है ना, फिर टी डबल एस आर, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा आर, ठीक है ना, जो भरे आप, और आर एस टी, उसके बाद फिर एस भर दिए हैं, एस भी फिल कर दिए हैं, उसके बाद फिर एस आर, ये आपका ग्रुप बन गया, ठीक है ना। तो 3 3 6 1 7 7 का ग्रुप आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसमें आपका ग्रुप बनाते हैं तो आसानी से ये बन जाता है, ये वाली क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तो रहता स्पीड में भी ये चलना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस सेट है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन है की संख्या जो वो 150 है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 जो है मतलब कि 2 क्लास लेंगे, 75 क्वेश्चन की, 75 क्वेश्चन एक क्लास में और 75 क्वेश्चन जो है वो अगले क्लास में भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो फिर ज़्यादा लंबा नहीं होगा इसमें, और थोड़ा सा डिस्कशन भी अपन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको दिए गए क्रम में जो अगली श्रृंखला में अगली जो आकृति आएगा वो कौन सा आएगा, ये आपको चूज करना। तो देखिए इसमें आपका 4 डंडे हैं और 4 चतुर्भुज है और 4 डंडे भी है। इसमें आपका क्या खाली है, इसमें आपका हो गया कितने 1 2 3 4 5 6, यानी षष्ठभुज है। षष्ठभुज में आपका हो जाएगा क्या ब्लैंक, यानी कि ये देखिए पहले आ रहा है पूरा में लाइन खींचा हुआ है, फिर खाली, फिर लाइन, फिर खाली। तो आपका ये जो डंडी है ना ये हटा दिया जा रहा है, तो आपका ये वाली बचेगा जो कि ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए बोल रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताएं कि निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं, ये बताना, ठीक है ना। कथन आपको बताया ये कि अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है, ठीक है ना, यानी कि किसी की जो अनुपस्थिति रहता है वो क्या दिल में प्रेम को बढ़ाता है, इसके बारे में आपको निष्कर्ष को चूज करना है। तो ये जो निष्कर्ष इसमें बताया गया है क्या कि किसी वस्तु या व्यक्ति को मौजूद न होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ा देता है, यानी कोई व्यक्ति किसी के पास कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं मौजूद होता है तो उसके प्रति लालसा बढ़ा देता है, हाँ बढ़ा तो देता है। आगे है कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी रिश्ता उसको दूरी बनाए रखने के लिए उचित दूरी होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ए में जो है वो निष्कर्ष सही नहीं है, लेकिन ए जो है वो निष्कर्ष सही है, यानी कि 8वां का ऑप्शन बी जो है आपका यानी कि सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है इंटरप्रेटर, ठीक है, ऑफ मेलोडीज डैश द्वारा लिखी गई लघु कथाएं का एक संग्रह है, यानी कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया एक लघु कथाओं का संग्रह, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। एक पुस्तक है जो कि शोभा डे के द्वारा लिखा गया है, सितारों की रातें, ठीक है ना, सितारों की रातें, जो कि ध्यान रखना इनके द्वारा लिखा गया। अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें, सितारों की रातें, सितारों की रातें, ठीक है ना, सितारों की रातें, इसमें इनके बारे में बनता है क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, जो कि शोभा डे के बारे में, शोभा डे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यवन राज्य शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजा गया था, ये बताना, ठीक है ना। तो यवन राज्य के जो शिलालेख हैं वो निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर खोजा गया था, ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है, जो कि आपका कहाँ हो जाएगा, मघेरा, ठीक है ना, मघेरा, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा
मघेरा जो कि भारत के मथुरा में मिल जाएगा, ठीक है ना। मथुरा से आपको थोड़ा सा दूर में है मघेरा एक गांव है, ठीक है ना, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। इसे यह यवन शिलालेख जो है वो 1988 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1988 यानी कि 1988 में। मथुरा के पास में मघेरा एक गाँव है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा आगे देखते हैं तो एक जो शिलालेख आता है वो बहुत फेमस है, वो अशोक के शिलालेख के बारे में आता है, जो कि अशोक की शिलालेख है ना वो 1750 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक है ना। कब खोजा गया था? 1750 ईस्वी में खोजा गया था। फैंथलेर के द्वारा यह खोजा गया था, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें शिलालेखों की संख्या टोटल कितना था? 14 था। और इसमें सबसे पहले खोजा गया था 1750 में ये अशोक का शिलालेख जो है वो, लेकिन इसको सबसे पहले जो पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था 1837 में। किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है ना। जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया। तो एक शिलालेख से अच्छा क्वेश्चन ये आता है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें जो लिपि यूज किया गया था वो खरोष्टी लिपि यूज किया गया था। खरोष्टी लिपि का मतलब होता है जो दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन लिखते हैं तो इधर से लिखना शुरू करते हैं, यानी कि इधर बाएं हो गया और इधर दाएं हो गया, ठीक है ना। तो अपन जो लोग हैं वो लिखना शुरू करते हैं इधर से इधर लिखते हुए जाते हैं, लेकिन दाएं जो रहता है वो इधर से इधर की ओर लिखते हुए जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली इसी को खरोष्टी लिपि बोलते हैं। और इसमें जो अशोक के द्वारा खरोष्टी लिपि यूज किया गया था, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो लिखा गया यवन के द्वारा जो यूज किया गया था, ठीक है ना, यवन के द्वारा जो लिपि यूज किया गया था उसको भी ध्यान रखना। यवन के द्वारा ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया था। किसकी लिपि? ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया था, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था, ये बताना है। तो भारत में पहला जो अंग्रेजी समाचार पत्र था वो कौन था? तो इसका नाम था क्या? तो बंगाल गजट, ठीक है ना, बंगाल गजट, जो कि इसका स्थापना किया गया था 1780 में जेम्स ए हिक्की के द्वारा, ठीक है ना। 1780 में कब किया गया था? 1780 में जेम्स ए हिक्की। तो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बंगाल गजट को लिख देते हैं जेम्स ए हिक्की, ठीक है ना, जेम्स ए हिक्की के द्वारा। जो इसके प्रतिपादक थे कौन थे? जेम्स ए हिक्की थे, जो कि भारत का पहला था। इसे द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी बोला जाता था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, ये बताना है। तो भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है, ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल हो जाएगा। तो केरल के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। भारत का सबसे बेहतर राज्य यानी कि सबसे साक्षर राज्य जो है वो केरल राज्य को ही बोला जाता है, ठीक है ना। और इसका जो गठन है वो किया गया था 1956 में। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार क्षेत्र सभी को मिला करके किया गया था, ठीक है ना। भारत का पहला राज्य है जो कि केरल ही है, जिसे क्या किया गया है? तो इसे डिजिटल राज्य, ठीक है ना, डिजिटल राज्य, ठीक है ना, डिजिटल स्टेट या डिजिटल राज्य घोषित किया गया, ठीक है ना। तो पहला जो भारत का राज्य है जो जिसे डिजिटल राज्य घोषित किया गया है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित किया गया है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये बताना है, ठीक है ना। तो राज्यसभा की अधिकतम जो सीटों की संख्या हो सकती है, कितना हो सकता है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 250, ठीक है ना, यानी कि 250 जो है वो अधिकतम राज्यसभा में सीटें हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान में है कितने? तो वर्तमान में आपको टोटल 245 देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा टोटल इसमें 12 सदस्य को, यानी कि 12 जो व्यक्ति हैं उसे क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, ठीक है ना। और इनके लिए ख्याति क्या होना चाहिए? इनका जो प्रसिद्धि होता है वो होता है क्या कि विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान रखने वाले जो व्यक्ति रहते हैं, जो 12 व्यक्ति होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेगा। लोकसभा में कितने होते हैं? ये होता है राज्यसभा में नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना, ये राज्यसभा में होते हैं। लोकसभा में जो होता है वो लोकसभा में कितने? 2 लोगों को करते हैं, यानी कि टोटल जो होता है वो 14 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है, ये बताना, ठीक है ना। तो महानदी है जो उसका प्रमुख भाग है वो कौन से राज्य में है, ये बताना, यानी कि ज्यादातर जो एरिया है वो कौन से राज्य में बहता है, ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा जो प्रमुख भाग है वो महानदी का बहता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यह अमरकंटक के पठार से निकलते हैं, ठीक है ना, जो कि छत्तीसगढ़ के सिहावा के आसपास से यह निकलती है, ठीक है ना। और यह जो
नदी है वो पूर्व की ओर उड़ीसा में बहते हुए अपने जो जल है वो पारादीप में गिराते हैं। पारादीप जो है आपको उड़ीसा में क्या है, तो बंदरगाह है ना, पारादीप बंदरगाह जो आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उड़ीसा में नदी भी आ जाती है। और ये जो महानदी आपको मेनली जो कहाँ कहाँ बहता है, तो छत्तीसगढ़ में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया और उड़ीसा में पारादीप के पास जो बंदरगाह है ना, वहीं पर यह नदी जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। जो महानदी है इसी पर आपको विश्व का सबसे बड़ा बांध, विश्व की सबसे लंबी बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, ठीक है ना। महानदी पर ही है। विश्व की सबसे लंबी बांध कौन सी है, तो हीराकुंड, ठीक है ना, हीराकुंड, ठीक है ना। हीराकुंड जो बांध है, ठीक है ना, हीराकुंड, ठीक है ना। हीराकुंड जो बांध है ये आपको इसी पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। हीराकुंड बांध जो कि आपको टोटल जिसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई टोटल 15 किलोमीटर है। कितना है, 15 किलोमीटर है इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई जो है वो 68 मीटर है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लोकसभा के पहले जो वक्ता थे कौन थे ये बताना, यानी कि लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे वो कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं जीबी मावलंकर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका जो जीबी मावलंकर जी थे वो प्रथम अध्यक्ष बने थे 15 मई 1952 ईस्वी को बने थे और 1956 तक यह रहे थे, जब तक मृत्यु इनका नहीं हुआ था तब तक, ठीक है। तो इसी पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। और कार्यकाल में इनका 1956 में मृत्यु हुआ था। तो एम अनंत सैनम, ठीक है ना, एन अनंत सैनम जो थे वो इनके जगह पर क्या बने थे, लोकसभा अध्यक्ष बन चुके थे उस टाइम में, ठीक है ना। जब इनकी मृत्यु हुआ था तब पदाधीन में ही मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा जिसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो पहला अधिवेशन जो हुआ था लोकसभा का 13 मई को हुआ था। 13 मई, ठीक है ना, 1 मिनट, 13 मई 1952, 13 मई 1952 ईस्वी को पहला जो अधिवेशन हुआ था लोकसभा का ये हुआ था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखें। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो इसे भी ध्यान रखेगा। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो बनी थी मीरा कुमार, ठीक है ना, मीरा कुमार, ठीक है ना, मीरा कुमार। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेगा, मीरा कुमार लोकसभा का, ठीक है ना, लोकसभा का प्रथम महिला, ठीक है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 81 है उसमें लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद कितना में बताया गया, अनुच्छेद गठन जो है वो लोकसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 81, ठीक है ना, अनुच्छेद 81 ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जो भारतीय थे वो कौन थे ये बताना है। तो पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में, ठीक है ना, कब मिला था, 1913 में मिला था। गीतांजलि पुस्तक लिखे थे ना, गीतांजलि, ठीक है ना, गीतांजलि जो पुस्तक लिखे थे इसके लिए इनको मिला था 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1901 में हुआ था, जो कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह दिया जाता है, ठीक है ना। एक और भारतीय वैज्ञानिक है, ठीक है ना, उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, तो उसे भी ध्यान रखेगा। 1930 में मिला था सीवी रमन को, ठीक है ना, सीवी रमन, ठीक है ना, सीवी रमन को मिला था एक नोबेल पुरस्कार, जो कि 1930 में मिला था। ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसरो का विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको जो देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ये मिलेगा आपको तिरुवनंतपुरम में, जो कि आपको केरल की राजधानी है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसरो की स्थापना कब हुआ था ये भी ध्यान में रखना। तो इसरो की जो स्थापना ISRO, ठीक है ना, ISRO, ठीक है ना, इसरो की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 15 अगस्त, ठीक है ना, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट है इसकी जो मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर है जो आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है यानी बना हुआ है ये बताना है। तो हीराकुंड के बारे में अभी बताए थे, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो हीराकुंड बांध जो है आपको महानदी पर देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस परियोजना का शुरुआत हुआ था कब, 1948 में शुरुआत हुआ था, 1957 में यह पूरा बनकर तैयार हो गया था। इसकी ऊंचाई बता दिए थे आपको कि इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग कितना है, 15 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है वो 61 मीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। कृष्णा नदी जो कि आपको कृष्णा नदी पर आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको कृष्णा सागर बांध, ठीक है ना, जो कि आपको कर्नाटक में
कृष्णा नदी पर आपको नागार्जुन सागर बांध देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नागार्जुन सागर बांध जो कि आपको कृष्णा नदी पर देखने को मिल जाएगा, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। और कृष्णा सागर बांध जो है आपको कावेरी नदी पर मिलेगा, नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। और सरदार सरोवर परियोजना जो आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात जो कि आपको कहाँ मिलेगा, जबलपुर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने INC, ठीक है ना, INC के ऐतिहासिक लाहौर सत्र यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर जो ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये बताना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ऐतिहासिक लाहौर का जो सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। 31 जनवरी 1929 को, ठीक है ना, 31 जनवरी 1929 को मध्य रात्रि में, ठीक है ना, 1 घंटा बजाया गया, ठीक है ना। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वहीं लाहौर जो कि रावी नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर भारतीय झंडा फहराया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेगा। जो कि लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसी में पूर्ण स्वराज्य के बारे में जो लक्ष्य है वो घोषित किया गया था, पूर्ण स्वराज्य के बारे में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए गांधी जी के बारे में देखते हैं। गांधी जी जो कि मात्र एक बार 1924 में बेलगाम अधिवेशन जो कि कर्नाटक में था, बेलगाम आपको कर्नाटक मिलेगा, वहीं पर एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। कि गांधी जी टोटल कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने, तो सिर्फ एक बार बने थे, बेलगाम अधिवेशन 1924 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, ये बताना है। तो भारत में सबसे कम जो जनसंख्या वो कौन से राज्य में है, सही उत्तर हो जाएगा इसका सिक्किम राज्य में, जो कि सबसे कम जनसंख्या, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी आप लोग को ध्यान में रखना। सिक्किम जो कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा जो भारत का राज्य है वो कौन है, तो ये आपको गोवा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट है वो भी आप लोग ध्यान में रखेगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, ठीक है ना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो स्टेट है, घनत्व में सबसे अधिक किसका है, तो आपको बिहार को देखने को मिल जाएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट है, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलेगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। टोटल 17 लोग ही रहते हैं इसमें 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना। सबसे अधिक लिंगानुपात आपको कहाँ मिलेगा, तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में, ठीक है ना। सबसे ऊंचे साक्षरता कहाँ है, तो केरल में। तो सभी पॉइंट को ध्यान में रखेगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह डैश के नाम पर रखा गया था, यानी भारत का जो पहला उपग्रह था वो किसके नाम पर रखा गया था, ये बताना है। तो भारत का पहला उपग्रह जो कि 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है ना, 19 अप्रैल, ध्यान रखना डेट को, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को USSR यानी कि पूर्व जो सोवियत संघ था वहाँ के बैकानूर जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि छोड़ा गया था। और उसका जो नाम था क्या था, आर्यभट्ट था, ठीक है ना। तो आर्यभट्ट ध्यान रखेगा। भारत का पहला उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट था, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट था, उसका नाम था क्या, तो आर्यभट्ट था, जो कि 19 अप्रैल 1975 को बैकानूर जो कि USSR का जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। और इसका जो वजन था वो कितना था, 360 kg था, ठीक है ना। आर्यभट्ट है ना, इसका जो वजन था वो कितना था, 360 kg था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किन्नेर सैनी, ठीक है ना, किन्नेर सैनी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कौन से स्टेट में है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपको तेलंगाना राज्य में यह देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यह गोदावरी नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा। गोदावरी नदी जो कि आपको वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना। तो ये साउथ भारत की गंगा है, तो ध्यान रखना है इसको बारे में, ठीक है ना। गोदावरी नदी आपको वेदांतगल अभ्यारण्य जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो कर्नाटक में तमिलनाडु में है, ध्यान रखेगा। वेदांतगल अभ्यारण्य, ठीक है ना। पराम्बिकुलम जो अभ्यारण्य है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो केरल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। कर्नाटक में आपको क्या मिलेगा, तो सोमेश्वर अभ्यारण्य मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, नोट करना हो तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 23 पंचशील समझौते की घोषणा, ठीक है ना, इनके द्वारा की गई थी। पंचशील जो समझौता वो घोषणा किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पंचशील जो समझौता हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, तो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है ना।
इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है ना। इसमें टोटल 5 सिद्धांत बताए गए थे, इसलिए इसको पंचशील बोला जाता है। और यह जो समझौता हुआ था पंचशील, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में, यानी कि 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। और चाइना ने 1962 में भारत से युद्ध लड़ लिया था, ठीक है ना। यानी कि पंचशील समझौता का कोई मतलब ही नहीं रखा वो, ठीक है। तो इसमें पंचशील जो समझौता हुआ था वो भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी, यानी कि जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, ये बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उसको अनुच्छेद 76, अनुच्छेद कितना 76 यानी 76 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। अब भारत के प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी ही होता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी जो बनने के लिए उपयोगिता मतलब अर्हता होना चाहिए, यानी कि जो क्वालिटी होना चाहिए, वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायालय है, उन न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होता है उतना ही योग्यता भारत के महान्यायवादी बनने के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो व्यक्ति होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो कोई भी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, इनके लिए मतलब कोई भी कोर्ट हो वहाँ पर एक केस जो है वो आसानी से लड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। एक होता है राज्य के महान्यायवादी होता है, उसे भी ध्यान रखा, जिसे महाधिवक्ता भी बोला जाता है, ठीक है ना। जो राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं उसे बोलते हैं क्या? महाधिवक्ता बोलते हैं, महाधिवक्ता, ठीक है ना। महाधिवक्ता, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें। महाधिवक्ता जो होते हैं उनको अनुच्छेद 165 के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में जो इनको क्या करते हैं, राज्य में जो इनको क्या बोलते हैं नियुक्ति करते हैं, वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 165 के द्वारा। और कोई राज्य का ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है ना। तो पूरे देश का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, और राज्य का होता है महाधिवक्ता, जो कि अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, ये बताना है। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे फ्रेंड्स, ये थे कौन थे? गुरु अर्जुन देव, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गुरु अर्जुन देव, इसके ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही अमृतसर में जो आपको गोल्डन टेम्पल देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे हरमंदिर के नाम से भी, हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है, तो उनकी स्थापना जो है वो गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। राजकुमार खुसरो की सहायता किए थे कौन? गुरु अर्जुन देव किए थे। इन्हीं के लिए इनको जो गुरु अर्जुन देव है ना, उनको जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था, कब? 1606 ईस्वी में, ठीक है ना। यानी कि गुरु अर्जुन देव का जो मृत्यु दंड दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। तो 1606 में क्यों दिया गया था? क्योंकि राजकुमार खुसरो की इन्होंने मदद किया था, इसीलिए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु को भी ध्यान रखना है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्वेश्चन बनता है कि सिखों के सबसे अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि 10वें थे, ठीक है ना। 10th यानी कि 10वां नंबर इनका आता था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जो कि आपका सिंपल सी है। आपका 1 से लेकर 14 तक वर्ग दिया हुआ है, मतलब 1 का स्क्वायर है, इसका मान क्या होगा, यानी योग निकालना है। इसका एक सूत्र है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। स्क्वायर वाले का होता है क्या? n होता है, ठीक है ना। n मतलब लास्ट संख्या n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6। चलिए इसको पर रख देते हैं। तो देखिए n कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। n प्लस 1 यानी 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, गुना फिर 2n करेंगे तो 14 दूनी 28, 28 अब कितना हो जाएगा? 29 बटे में आपका 6 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 29 पचे 45 यानी कि 145 गुना 7 करेंगे तो 7 पचे 35, जो कि लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि सभी में 5 ही है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो 7 पचे 35 हो गया, शेष आपका 3 हो गया। 14 सते 98, 98 और 3 कितना हो जाएगा? 98 और 3 101 हो जाएगा, जो कि 1015 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जो कि आपको बताया गया 1 से 90 तक की संख्याओं में अंक में 7 कितनी बार आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो 7 टोटल कितनी बार आएगा ये आपको लिखना है। तो देखिए 1 से 10 तक आप गिनती लिखेंगे तो उसमें 7 कितनी बार लिखेंगे? सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है ना, जो कि 7 आएगा। 11 से 20 तक आप लिखेंगे तो कितनी बार 7 लिखेंगे? एक बार लिखेंगे, 17 में, ठीक है ना। यानी कि उसी प्रकार से 21 से 30 लिखेंगे तो सिर्फ 27 में लिखेंगे, ठीक है। फिर 31 से लेकर के
40 तक लिखेंगे, 31 से लेकर के 40 तक, उसमें भी एक बार लिखेंगे। 41 से लेकर के 50 तक आप लिखेंगे, उसमें भी टोटल कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। 51 से लेकर के 60 तक लिखेंगे तो भी एक बार ही 7 लिखेंगे। फिर हो जाएगा आपका 51। 61 से लेकर के, ठीक है ना, 61 से लेकर के 70 बार आप 70 तक लिखेंगे तो कितने लिखेंगे, 67 में लिखेंगे एक बार और 70 में एक बार लिखनी है, तो टोटल कितने बार, 2 बार लिखनी है, ठीक है ना। फिर 71 से लेकर के लिखेंगे आपको कितना तक, 80 तक, ठीक है ना। तो देखिए एक बार यहाँ समझ लीजिए, देखिए 71 लिख लिए, 72, 73, ठीक है ना, 74, 75, 76, 77, 78, 79। देखिए कितने बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 2 बार आ रहा है 77, ठीक है ना। तो इसको गिनना है 2 बार, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9 और 1, 10, यानी टोटल कितने बार लिखनी है, 10 बार, ठीक है ना। और यदि आप 81 से 90 तक लिखें तो एक बार आप 87 में लिखेंगे जो कि एक बार आएगा, ठीक है। तो टोटल जो है वो कितनी बार आ जाएगा ये आपको गिनना है। तो देखिए टोटल हो गया 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि टोटल कितने बार आप लिखे हैं, तो 19 बार। तो थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप आसानी से इसे हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप दिमाग में कैलकुलेट करेंगे तो आप सिंपल से लिख सकते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक लिखते हैं तो एक बार लिखते हैं, या इसी प्रकार से यानी कि टोटल 60 तक लिखेंगे तो कितने बार लिखेंगे, टोटल हो जाएगा आपका 2, 4, 6 बार हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 1 से लेकर के 1 to 60 बार, टोटल 7 कितने बार आएगा, तो 6 बार आएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर 71 से आप लिख लीजिए या 70 से लिख लीजिए, ठीक है ना। 70 तक आपको लिखना है तो 70 तक भी लिख सकते हैं या 69 तक लिख सकते हैं, 69 तक 7 आएगा, फिर 70 से थोड़ा सा आप लिख भी सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं फ्रेंड। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि ये जो संख्या आपको दिया हुआ है ये पूरा 4 से विभाजित है, ठीक है ना। तो P का जो मान होगा वो क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो विभाज्यता का नियम जो होता है वो 4 से क्या होता है कि लास्ट का कोई भी संख्या है उसका अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है ना। तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने का मतलब है कि ये संख्या आपको है 373 P है, ठीक है ना। और P के जगह पर हम क्या रखें, तो P के जगह पर आप क्या रखें कि जो अंतिम संख्या है यानी कि 3 और P जो है वो 4 से विभाजित हो जाए। तो P के जगह पर हम 2 भी रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना। 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 6 रखेंगे तो आपको 36 बन जाएगा, वो भी कट जाएगा, यानी कि 2 या फिर 6 रख सकते हैं जो कि ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में है 3 संख्याओं का औसत आपको 28 दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 संख्या है जिसका औसत आपको देखते, पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों का औसत दिया हुआ है 28। तो औसत 28 है तो योग कितना होगा, तो योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 84 हो जाएगा। बोल रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, पहली संख्या जो है दूसरी से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या के दुगनी है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि यदि तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है, दुगनी है, तो मान लेते हैं कि ये संख्या जो है आपका 2, यदि दूसरी संख्या हम 2 मानते हैं तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो दूसरी की आधी है इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बोल रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरी संख्या जो है दूसरी का दोगुनी है, इसका मतलब कि ये 4 है। इस प्रकार का रेशियो है। टोटल योग कितना हो गया, 84। टोटल यहाँ रेशियो में कितना योग हो जाएगा, योग हो जाएगा यहाँ पर 4, 2, 6 और 1, 7। टोटल योग का तुलना योग से कर दिए। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तीसरी संख्या कौन सी है ये बताना है, यानी कि तीसरी संख्या कौन होगा, तो 4 होगा, तो गुना 4 कर देंगे, गुना कर दीजिए, काट दीजिए पहले, तो 12 7 84 हो जाएगा, 12 48 जो कि आपका डी ऑप्शन 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 2 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक दर से 10,000 का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा या साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज आपका 10 रुपये हो जाएगा, जबकि आपका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे 5 + 5 + 5 × 5/100 करके, ठीक है ना। तो 2 वर्ष का इस प्रकार से 5 5 5 10 25 यानी कि 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 25 ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा और 10 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये हो गया आपका दिया हुआ है कितना, 10,000 जो है आपका दिया हुआ है क्या, मूलधन दिया हुआ है, ठीक है ना। 10,000 मूलधन दिया है, यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ मूलधन हो जाएगा आपका 100 रुपये, ठीक है ना। मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए। पूछ रहा है डिफरेंस कितना होगा, तो 0.25 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। 2 शून्य दशमलव हटाएंगे, 2 शून्य आपका ये कट जाएगा और 2 शून्य ये काट देंगे, तो आपका कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा, जो कि आपका 25 रुपया डिफरेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है
कि एक भैंस और एक कार की गति का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। भैंस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो भैंस और एक कार है, ठीक है ना, कार का दोनों का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि चाल का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 5:8 है ये चाल का रेशियो, ठीक है ना। यदि कार 2.5 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है ना, तो कार का जो चाल समय दिया हुआ है कितना, 2.5 घंटे में कितना दूरी तय करता है, 180 किलोमीटर। तो इसका जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ये निकाल लेते हैं। तो कार का जो चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए कार का चाल हो जाएगा 180 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है, तो इसका जो चाल हो जाएगा कितना हो जाएगा, दशमलव हटा के ऊपर में 10 से गुना कर दीजिए, 5 25 और 2 5 10, इसको काट दीजिए, 36 5 180, यानी कि 36 दूनी 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन जा रहा है, कार चल रहा है, ठीक है ना। अब कार चल रहा है 72 के रफ्तार से, तो 72 लाने के लिए रेशियो में कितना से गुना कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे 9 से, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा आपको 9 से, यानी कि 72 किलोमीटर की चाल से चल रहा है कार, तो आपको बस जो है कितना चलेगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है क्या कि बस की गति क्या है, तो बस की गति कितना रहा है, 9 5 45, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा बस, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बोला दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 13 है, यानी कि एचसीएफ जो है आपको दिया हुआ कितना, 13 दिया हुआ, एचसीएफ कितना 13 है, तो कौन सा उनका लघुत्तम समवर्तक कभी नहीं हो सकता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना आप लोगों को क्या कि किसी भी दो संख्या दिया हुआ ना, उसका लघुत्तम समवर्तक जो होता है वो हमेशा महत्तम समवर्तक का एक गुणक होता है, ठीक है ना, एक गुणक होता है। तो देखिए एक गुणक होगा, यानी कि 13 4 52 कट रहा है, 13 5 65 कट रहा है, 13 6 78 कट रहा है, लेकिन 13 से आपको 62 नहीं कट रहा है, इसलिए 62 जो है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। दो व्यक्ति एक ही समय में, ठीक है ना, एक ही दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या करता है, दौड़ रहा है। वे कितने समय में वो 10 किलोमीटर दूर होंगे ये बताना है, ठीक है ना। तो कितने समय में वो 10 किलोमीटर जो है वो दूर होंगे ये बताना है, ठीक है ना। दोनों क्या है, एक ही समय में 10 किलोमीटर एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा, उसका जो दूरी हो, उसका जो चाल होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि सापेक्षिक जो चाल हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सापेक्षिक चाल हो जाएगा, 15 में से 12 घटाएगा तो कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या कि वो कितने मिनट में जो है वो एक दूसरे से दूर होंगे, तो कितना मिनट हो जाएगा, देखिए 10 बटा कितना हो जाएगा, 10 बटा 3 घंटा हो जाएगा। इसको आप घंटा को मिनट में बदल दीजिए, तो 60 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपको हो जाएगा 20 तिया 60, यानी कि 20 दाओं को 200 मिनट उसका टाइम लगेगा, ठीक है ना। 200 मिनट में क्या होगा, वो 10 किलोमीटर दूर होंगे, ठीक है ना। तो 200 मिनट जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों समान दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, सापेक्षिक चाल जो है वो घट जाता है, और यदि दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो सापेक्षिक जो चाल होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। ये आपको एक साइड में सूची 1 है वैज्ञानिक का नाम, सूची 2 में आपका आविष्कार जो हुआ है उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको मिलान करना है, जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये बताना है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा क्या आविष्कार किया गया था, तो डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, जो कि आपका ए का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में, यानी कि आप यहीं से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर कोई भी जान रहा है उससे आप चेक कर सकते हैं। मैडम क्यूरी जो कि किसका आविष्कार किए थे, तो रेडियम का, यानी पृथ्वीकरण किया था, यानी अलग किए थे। तो रेडियम का यानी कि मैडम क्यूरी, यानी डी का चौथा, देखिए डी का चौथा तो सही में था, लेकिन चार्ल्स डार्विन किसका, विकास का सिद्धांत दिया था, जो कि सी का हो जाएगा, कौन सा, सी का हो जाएगा आपका पहला। तो सी का पहला किस में है, तो आपका बी में भी था और सी में भी था, ठीक है ना। लेकिन आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि पेंसिलिन का आविष्कार किए गए थे, ठीक है ना। तो बी का हो जाएगा आपका तीसरा, तो बी का तीसरा जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में ही है, ठीक है ना। तो यानी कि ए या बी जो आप जान रहे थे, यानी कि ए और ये, यदि ए या बी के बारे किसी के बारे में आप जानेंगे तो आप एक ही से आप ऑप्शन को अटेम्प्ट कर लेंगे और सही आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सुमेली था ये बताना, ठीक है ना। तो 35 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कौन जो है वो निम्न में से सुमेली था ये बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेसर पाइन, जो कि ट्रानक्यूलाइजर, ठीक है ना, जो कि ए सुमेलित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्रिकेट बॉल उन्नत किस्म है, ठीक है ना। क्रिकेट बॉल के जो उन्नत किस्म है उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर है, उसे चीकू कहते हैं, ठीक है ना। विराट कोहली का भी उपनाम चीकू है, तो इसे भी उससे ध्यान आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भैंस के गर्भकाल कितने दिनों का होता है ये बताना है, यानी कि भैंस का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 310 दिन का होता है, तो ध्यान रखना है। गाय का कितना होता है, तो गाय का 280 होता है, ठीक है ना। गाय का होता है कितना,
280 दिन का होता है, ठीक है ना। और 270 तो किसी का दिया नहीं है, ठीक है ना। बाकी अब कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान रखेगा, जैसे भेड़ हो गया, लिख देता हूँ भेड़, ठीक है ना। भेड़ का कितना का होता है, तो भेड़ का होता है आपका 150 दिन का होता है, ठीक है ना, 150 दिन का होता है। वहीं बकरी का, ठीक है ना, बकरी का कितना होता है, तो बकरी का होता है 151 दिन होता है, ठीक है ना। बकरी का कितना 151 होता है। सुअर का आपको ध्यान रखना, सुअर का होता है कितना 114 दिन, ठीक है ना। सुअर का कितना होता है 114 दिन होता है। तो एक कुछ पॉइंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 38 है, पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन है, ये बताना है। तो पादप रोगों में सबसे अधिक जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है, तो फफूंदी यानी कि कवक जिसको बोलते हैं ये होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सूची 1 में दिया हुआ, सूची 2, तो इसके बारे में सुमेलित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो होलोग्राफी का जो आविष्कारक थे वो कौन थे, तो डेनिस गाबोर, ठीक है ना। यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा देखिए ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन सी और डी, यानी कि ए तो और बी तो नहीं होगा। तो सी और डी में देखते हैं। विद्युत का अपघटन नियम किसके द्वारा दिया गया था, ये बताना, ठीक है ना। तो विद्युत का अपघटन नियम जो है वो फैराडे के द्वारा दिया गया था, सभी को पता है, यानी कि बी का पहला हो जाएगा। तो बी का पहला देखिए, बी का पहला दोनों में, सी में भी है और डी में भी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। दाब का नियम जो है किसके द्वारा पता है, दाब का नियम जो है वो पास्कल के द्वारा दिया गया, यानी कि डी का हो जाएगा दूसरा। डी का दूसरा किस में है, तो सिर्फ जो डी का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आपका किस में है, तो सी और डी में आपका दूसरा जो है वो डी में है, ठीक है ना। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी का हो गया चौथा, यानी कि शीतलता का नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा और रिविजन भी करते रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सहलग्नता यानी कि लिंकेज शब्द किसने किया, प्रयोग किया था, ये बताना है। यानी कि लिंकेज शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा TH मॉर्गन के द्वारा, जो कि ऑप्शन डी में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके द्वारा किया गया था 1933 में इसका। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, व्याधि और उसके कारण, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये आप लोग को बताना, ठीक है ना। तो मेरास्मस जो रोग होता है वो किससे होता है, या फिर क्वासियोरकर जो होता है वो किससे होता है, ये सभी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो क्वासियोरकर जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, ये बताना है। यानी कि ये जो होता है क्वासियोरकर जो रोग होता है फ्रेंड्स, ये आप लोग को ध्यान रखना है, दीर्घकालिक उपवास से होता है, ठीक है ना। दीर्घकालिक उपवास यानी कि क्या हो जाएगा, क्वासियोरकर जो हो जाएगा, यानी कि बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला देखिए किसमें, बी का पहला सिर्फ नंबर ऑप्शन बी में है, यानी कि बी इसका जो है वो सही आंसर, यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्वासियोरकर जो होता है वो कैसे होता है, क्वासियोरकर तो बता दिए। मेरास्मस जो होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस होता है। टीबी जो होता है कैसे होता है, तो टीबी जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान भी रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर फ्रेंड्स। 42 नंबर है, यदि रेडियो एक्टिव, ठीक है ना, यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक जो है वो क्रमशः क्या होगा, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बढ़ेगी और उसके बाद फिर क्या होगा, समान रहेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, आपको सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए जो हो जाएगा ये आपका, इसका जो सही आंसर होगा प्रोटीन का क्या होता है, तो प्रोटीन का जो बंध होता है वो पेप्टाइड बंध होता है, ठीक है ना। पेप्टाइड यानी कि ए का चौथा होगा। ए का चौथा आपको किससे मिलेगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है आपका नहीं आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद है असंतृप्त वसा अम्ल, ठीक है ना। असंतृप्त वसा अम्ल जो होगा वो ये होगा सी बराबर सी द्विबंध, यानी कि बी का पहला, ठीक है ना। बी का पहला यानी कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल है, तो न्यूक्लिक अम्ल का क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल का होगा फास्फोडाइएस्टर बंध, ठीक है ना। फास्फोडाइएस्टर बंध यानी कि 2 हो जाएगा, और डी का जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये आपको दिया हुआ है आनुवंशिकी में उपलब्धि और उसके वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो जीवाणु की पारक्रमण, ठीक है ना, और युग्मज की खोज जब वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो खोज है वो लेडरबर्ग के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ए का हो गया आपका दूसरा, ठीक है ना। ए का दूसरा किस में मिलेगा, सॉरी लेडरबर्ग 3 में है ना, लेडरबर्ग 3, यानी एक का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा देखिए किसमें, ए का तीसरा आपको बी में मिलेगा और डी में मिलेगा, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन ए जो है आपका कट जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यौन सहलग्न
वंशागति की स्थापना जो वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था वो मॉर्गन के द्वारा, जो कि आपका बी का चौथा होगा। बी का चौथा देखिए किस में मिलेगा आपको, बी का चौथा इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ई कोलोई ने से डीएनए पॉलीमेरेज का विनियोजन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था कोर्नबर्ग के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि सी का हो जाएगा दूसरा, तो सी का दूसरा देखिए किसमें, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाएगा। और आपका डी का जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण आनुवंशिक कूट की स्थापना जो है वो खुराना के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग व उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा जो है वो कौन सा सही होगा ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन ए, यानी कि सिफिलिस जिसे सुजाक बोलते हैं वो ट्रिपनोपैडिडियम के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, ठीक है ना। तो सूची 1 और सूची 2 में मृत जीवी किसे कहते हैं ये बताना है। मृत जीवी का मतलब क्या होता है, तो मृत जैव पदार्थों का अपघटन जो करता है, ठीक है ना। मृत जैव पदार्थों का जो अपघटन करता है उसे क्या बोलते हैं, मृत जीवी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है ना। तो ए का दूसरा आपको सी में मिलेगा और डी में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो आपका कट जाएगा, ठीक है ना। परजीवी का मतलब क्या होता है, परजीवी का मतलब होता है जो कि परजीवी जो होता है वो जीवित पादपों अथवा जंतुओं पर जो रहता है, ठीक है ना। यानी कि दूसरे पर वो उसका जीवन जो है वो दूसरों पर आधारित होता है, ठीक है ना। इसका परजीवी उसे बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि बी का हो जाएगा कि तीसरा हो जाएगा, यानी बी का तीसरा का मतलब हो गया क्या, बी का तीसरा जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक के बीच सहजीवी का संबंध होता है, यानी कि सी का जो हो जाएगा आपका पादप जड़ों के साथ कवकों के सहजीवी संबंध होता है, उसे क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और कवक मूल जो बोलते हैं वो बोलते हैं किसको, तो शैवालों को, ठीक है ना। शैवालों और कवकों का जो सहजीवी संबंध होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कवक मूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है। डीएनए का संश्लेषण को कहा जाता है, तो डीएनए के जो संश्लेषण होता है उसको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो उसे बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं द्वितीय गुणन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्वितीय गुणन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। कठोर साबुन है, कठोर साबुन क्या होता है ये बताना है। तो कठोर साबुन जो होता है वो होता है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, आपका आसानी से है। तो 49 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। पी का मान आपको दिया हुआ और सभी जगह आपको पी का मान रख करके इसे कैलकुलेशन बस करना है, ठीक है ना। तो आप इसे अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाकी आप कमेंट कीजिएगा, फिर बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है तालिका वाला क्वेश्चन है। बोला क्या कि निम्नलिखित तालिका में 5 राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक में पीओ के पद के लिए साक्षात्कार, यानी कि जो क्या बोलते हैं साक्षात्कार, मतलब कि जो इंटरव्यू होता है ना, उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या दर्शाई गई है, ठीक है ना। वर्ष 2012 से लेकर के 2016 तक है। बिहार, यूपी, एमपी, पंजाब और केरल ये राज्य का नाम है और इसमें जनसंख्या दर्शाया गया, ठीक है ना। बोला है कि 2012 से 16 के दौरान दिए गए राज्यों में किस राज्य से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या न्यूनतम प्रतिशत दर्ज किया गया है ये बताना, ठीक है ना। तो न्यूनतम प्रतिशत जो है वो निम्न में से कौन से राज्य का होगा, तो बाकी ऑप्शन के अनुसार इसको हल करना पड़ेगा। देखिए बिहार में देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो बिहार का क्या हाल है देख लेते हैं। 2012 में क्या है, 2012 में देखिए 410 है और 2016 में 500 है, तो कितने का वृद्धि हुआ है, 90 का वृद्धि हुआ है। 90 का वृद्धि किससे, 410 से, तो कितने % का वृद्धि आपको ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका हो जाएगा 900 बटा कितना हो जाएगा, 41 होगा, ठीक है ना। 900 बटा 41 का मतलब हो जाएगा 41 दूनी कितना हो जाएगा, 82, ठीक है ना। 41 से दूनी यानी कि लगभग 20 पॉइंट कुछ आएगा, 20% के लगभग कुछ आ रहा है, ठीक है ना। 41 से दूनी 82 यानी कि 2 हो गया और फिर बच जाएगा कितना, 8 है और 8 यानी कि लगभग 20% के आसपास आएगा, ठीक है ना। लगभग 20% आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ। उसके बाद फिर पंजाब देखते हैं। तो पंजाब का क्या पोजीशन है, सॉरी एक मिनट, पंजाब, ठीक है ना। पंजाब का पोजीशन देखते हैं क्या। 2012 में पंजाब का है आपका 280 और आपको 2016 में 350, तो कितने का वृद्धि हुआ देखिए, 280 से हो गया 350 यानी कि कितने का वृद्धि, 70 का किससे, 280 से, तो कितने % का, तो 100%, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 728 से और 25 100 यानी कि पंजाब में हुआ है 25% की वृद्धि, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखेंगे यूपी का, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन है, 300 था 2012 में और 430 हो गया यानी कितने का वृद्धि, 130 का कितने से, 300 से, तो कितना % का वृद्धि देख लीजिए। 2 शून्य ये आपका कट गया, तो आपको 1 8 देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12
ठीक है ना। 4 तिया 12 1 और 3 तिया 9, यानी कि लगभग 43% इसका आ रहा किसका, यूपी का वृद्धि हुआ। उसी प्रकार से फिर एक कौन स्टेट बचा है, एमपी, ठीक है ना। बाकी सभी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो एमपी में देखिए 250 से हो गया 540, यानी कि कितना हो गया 250 से 250 तो ऐसे वृद्धि हो गया, और 40 और यानी कि 290 वृद्धि हो गया। 290 का मतलब तो ऐसे ही ज़्यादा हो रहा है, 50% से भी ज़्यादा हो गया। सिंपल से आ रहा है 50% से भी ज़्यादा हो गया, तो मान के चलते हैं कि लगभग 50% से भी हो गया, ये 50% भी है। तो ये समय सभी के सभी ज़्यादा है, यानी कि बिहार में सबसे कम है जो कि 20% है। तो आपका ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। आपको ए का मान एवं बी का मान आपको यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए ए बराबर आपको निकल जाएगा ए बटा बी, 0.75 को लिख सकते हैं, 75 बटा में कितना 100 लिख सकते हैं, 25 तिया 75, 25 चौ 100, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान आपका हो जाएगा 4। यहाँ पर रख दीजिए ए का मान कितना, ए का मान आप 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ रख देंगे ए का मान कितना 3, 3 दूनी 6 और 6 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 घट जाएगा आपका 2 बचेगा, और प्लस में आपका हो जाएगा 4 बटा 9 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 से काट देंगे तो 5 से 5 दूनी 10, 9 बचे 45 से तो हो जाएगा कितना 9 बचे 45 और 4 49 बटा 9 आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। 49 बटा 9 जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 52 नंबर जो कि अच्छा क्वेश्चन है, बोला क्या कितना 1755, एक दुकानदार के पास 1755 लीटर, 3783 लीटर, 1599 लीटर की मात्रा के 3 अलग अलग प्रकार के दूध हैं, ठीक है ना। बिना मिलावट के सभी को संग्रह करने के लिए आवश्यक समान आकार के बर्तनों की न्यूनतम संख्या जो होगा वो कितना होगा ये बताना, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि तीनों का एनसीएफ आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तीनों का एनसीएफ निकाल लीजिए। 1755 हो गया, उसके बाद फिर 3783 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1599 हो गया, ठीक है ना। 1599 ये सभी का आप एनसीएफ निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। सभी का एनसीएफ निकाल लीजिएगा। उसके बाद एनसीएफ जब निकालेगा तो एनसीएफ निकालने के बाद कितना आ जाएगा, एनसीएफ इसका निकालेगा तो हो जाएगा आपका 39 आ गया, ठीक है ना। 39 आने के बाद आपको सभी में विभाजित करना, यानी कि 1755 भागे कितना होगा 39, सभी को जोड़ना पड़ेगा आप। उसके बाद फिर 3783 बटा कितना हो जाएगा 39 प्लस फिर हो जाएगा 1599 बटा 39, ये सभी को आप लोग जोड़ दीजिए। तो सभी को काटेंगे तो सभी को भाग दीजिएगा तो कितना मराती कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका 39 से ये कट जाएगा 45 मराती कट जाएगा, ठीक है ना। 45 ये कट जाएगा आपका 97, ठीक है ना। 97 और ये आपका कट जाएगा कितना मराती, ये कट जाएगा आपका 41, ठीक है ना। 41 ये सभी को जोड़ दीजिए, यही आपका न्यूनतम बर्तन आ जाएगा। तो 5 7 5 12 12 1 13, जो कि लास्ट में 3 आ रहा है, तो लास्ट में 3 2 में आ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, तो 3 हो गया। उसके बाद फिर 7 5 12 13 3 होगा, तो 4 1 5 5 5 5 5 9 5 14 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 का मतलब हो गया 183, जो कि ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा आपको एनसीएफ निकालने में और कैलकुलेशन करने में, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। बोला एक बैंक 5%, ठीक है ना, 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से ऋण देता है। एक साल के लिए 50,000 का ऋण लेने वाला एक ग्राहक को कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा ये बताना, ठीक है ना। तो 5% की दर से ब्याज लेगा तो कितना देना पड़ेगा ब्याज, वो निकालना है। तो 50,000 क्या है, मूलधन है, ठीक है ना। 50,000 तो ब्याज निकालेंगे तो मूलधन का तुलना हो जाएगा मूलधन से, और ब्याज निकालना होता है 5% प्रति वर्ष है तो 5 गुना करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको 50,000 से कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 2 शून्य कट जाएगा, और 25 यानी कि 2 शून्य और यानी कि 2500 रुपये उसे प्रति वर्ष क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। बोल रहा है 720 छात्रों के महाविद्यालय में लड़कों की संख्या का, ठीक है ना, लड़कियों की संख्या से अनुपात आपको दिया हुआ है, यानी कि बॉय और गर्ल का जो रेशियो दिया हुआ है टोटल 720 में 4:5 का अनुपात है, यानी कि टोटल कितने लड़की हैं कितने लड़का है वो निकाल लेते हैं। तो 720 में आप भाग दे देंगे 9 से तो कितना कट जाएगा 9 72 यानी कि 80 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 80 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 832 यानी कि 320 से, और इसमें 80 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 25 40 यानी कि कितना हो जाएगा 400, यानी कि बॉय थे 320 और गर्ल था कितना तो 400 थे, ठीक है ना। 720 में आगे बोल रहा है कि 20 में यदि महाविद्यालय में 20 से नई लड़की शामिल हो जाता है, 20 जो नई लड़की है वो क्या हो गया शामिल हो गया, यानी कि नई लड़की अब संख्या कितना होगा 420। तो वो बोल रहा है क्या
शामिल कर लिया जाता है तो कितने नए लड़कों को प्रवेश दिया जाए ताकि लड़कों का और लड़कियों का रेशियो जो है वो 4:3 हो जाए। ठीक है ना, सिंपल सी है। यहाँ से 320 हो जाएगा, 320 हो गया लड़का, तो लड़का मान लेते हैं 1 और ऐड कर देते हैं, लड़की तो हो गया आपका 420 होंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका जो रेशियो होगा वो लड़के का और लड़का का कितना होगा, तो देखिए इसका लड़के और लड़की का जो रेशियो है वो 4:3 में होना चाहिए। ठीक है ना, इसको काट दीजिए, 14 तिया 42 यानी कि कितना कट जाएगा 140 में लाते हैं। ठीक है ना, 140, 1456 यानी कि 320 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1456 यानी 560, यानी x बराबर हो जाएगा 560 में 320 को घटा दीजिए तो आपका 0 हो गया। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका 2 यानी कि 240 लड़के को और शामिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, कितने का 240, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक सेकेंड हैंड कार जो है ना उसको इतना रुपया में बेचा जाता है तो मालिक को 25% हानि होती है, 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा ये बताना है। ठीक है ना, सिंपल सी क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है। 18 पर कितने सुना, 1 2 3 4, जब इतना बेचा था तो 25% हानि होता है, यानी कितना में बेचता होगा 75% में। 25% लाभ कमाना तो कितने में बेचेगा, 125 में बेचना पड़ेगा। इसे कैलकुलेट कर देंगे, 25 तिया 75 और 25 बचे 25 से, और यहाँ काट दीजिए 6 तिया 18, 6 बचे कितना हो जाएगा 30। 30 पर कितना सुना, 1 2 3 4, यानी कि 30 पर 4 सुना और बैठा दीजिए तो 30 पर 4 सुना, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, बोला एक संख्या में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, यानी कि कितना हुआ, इस संख्या जो है लिखा हुआ है आपको बोल सकते हैं 5 दूनी 2 पचे 10, 10 3 13। ठीक है ना, कितना है 13/200 है। ठीक है ना, 13/200 यानी कि मान लेते हैं कि संख्या यदि 200 था, ठीक है ना, संख्या 200 था तो वर्तमान में इसमें कितना हो गया 13 का वृद्धि, तो 13 का वृद्धि होगा तो संख्या वर्तमान में कितना हो जाएगा 213 हो गया। ये आपका रेशियो हो गया। बोल रहा है यहाँ वृद्धि कितना का हुआ, यहाँ 52 का वृद्धि हुआ, यहाँ देखिए कितने का वृद्धि हुआ 13 का, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। पूछ रहा है संख्या क्या है, तो संख्या कितना है, संख्या 200 है तो गुना 200 से कर देंगे। आप काट दीजिए इसको तो हो जाएगा 1352, 4 दूनी 800, यानी कि उस संख्या कितना था 800 था, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 फ्रेंड्स की, बोला राजू ने विज्ञान परियोजना 20 दिन में पूरा किया, गुरु उसी को क्या करता है कि पूरा करने में कितने दिन लगेगा यदि वह राजू से 25% अधिक कुशल है। ठीक है ना, एक तो है आपका राजू है, ठीक है ना, राजू है, और दूसरा कौन है, गुरु है। बोल रहा है क्या कि गुरु के बारे में राजू से 25% अधिक कुशल है, यानी कि यदि इसका क्षमता 100 है तो इसका 25% अधिक यानी कि 125, यानी कि क्षमता का रेशियो हो जाएगा 25 400 और 25 बचे 25 ऐसे। ठीक है ना, ये आपका हो गया क्षमता का रेशियो, यानी कार्य करने की जो स्पीड है यानी क्षमता है उसका रेशियो ये आ गया। ठीक है ना, अब टोटल काम निकालना है तो टोटल काम निकालने के लिए जिसका क्षमता और उसी का समय से गुना कर दीजिए तो टोटल काम निकल जाएगा, यानी कि राजू का स्पीड 4 है और टोटल 20 दिन में काम पूरा कर दे, यानी कि टोटल जो काम है वो कितना है, टोटल काम 80 है। ठीक है ना, टोटल काम कितना है 80 है, और गुरु यदि उसको 5 के स्पीड से पूरा करेगा, 5 के स्पीड से काम करेगा, यानी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो डी दिन में कर देगा, यानी कि 16 × 5 = 80, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा 16 दिन, यानी कि गुरु को कितना दिन लगेगा 16 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, बोरा केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच जो संबंध है उसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है क्या कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ना यहाँ पर क्या आएगा, तो पहले देखिए 10 7 ये कैसे आया, तो सिंपल से 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस इसको 4 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 10 आएगा, यानी कि 2 गुना 3 प्लस 4 कर रहे हैं तो आपका 10 आ रहा है। उसी प्रकार से 5 गुना 1 प्लस 2 कर रहे हैं तो आपका 7 आ रहा है, तो आगे भी 6 गुना 3 प्लस 2 कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 20 आएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं फ्रेंड्स। 60 नंबर में कि ये आपको आकृति दिया हुआ, इसमें टोटल बोल रहा है कि कितने त्रिभुज हैं ये बताना। ठीक है ना, तो टोटल कितने त्रिभुज हैं देखिए सिंपल से गिन लेंगे, पहले छोटा वाला में ले लेते हैं, छोटा वाला में देखिए गिन लेंगे इसमें। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा 1 2 और एक बड़ा वाला कितना हो गया 3 हो गया। उसी प्रकार से मान के चलते ये हट गया तो अब बड़ा वाला में ले लेते हैं, एक बड़ा वाला में लेंगे तो आपका बड़ा में 1 है और एक 2 और एक पूरे बड़ा वाला हो जाएगा 3, यानी कि 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं वो अभिव्यूह वाला आता है, अभिव्यूह 1 और अभिव्यूह 2 है। उसी प्रकार से बोला गया है
कि FAINT को क्या लिखा जाएगा ये बताना, ठीक है ना। तो FAINT को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार में सबसे ज़्यादा जो आंसर होता है वो B या C ही होता है। तो B या C को पहले चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो B या C को देखते हैं क्या आता है कि नहीं। जैसे देखिए मान के चलते हैं, चलिए पहले C को चेक करते हैं। तो 04 जो कि F के लिए है, तो देखते हैं 04 F के लिए है कि नहीं। 04 आपको F के लिए लिखा हुआ है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो F के लिए यहाँ है, ठीक है ना। चलिए आगे 97 देखते हैं, A के लिए 97 है कि नहीं। A 9 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ जो कि 97 भी है। I के लिए देखते हैं, आई के लिए 99 है या नहीं। आई के लिए 99, आई के लिए 99 नहीं है। देखिए आई यहाँ है ना, आई यहाँ जिसके लिए यहाँ 9 है और यहाँ क्या है 8 है, यानी कि आई के लिए 98 है, 99 नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, बी के लिए हो जाएगा। पहले फिर से चेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। इसको हमेशा चेक करना ही पड़ेगा, पूरा ऑप्शन वाइज ही बनाना पड़ता है। तो ऑप्शन वाइज इसको बनाइए, नहीं तो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो एफ के लिए कितना 95 देखते हैं, एफ के लिए 95 है या नहीं। तो एफ के लिए 95 जी हाँ बिल्कुल है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो है 97। एफ के लिए ए के लिए 97 है, ए के लिए 97 देखिए, ए के लिए 97 भी है, ठीक है। आई के लिए 33 है, आई के लिए देखते हैं, आई यहाँ है, 33 यहाँ है, जी हाँ बिल्कुल है। फिर देखते हैं उसके बाद फिर एन के लिए 40, एन के मान 40 आ रहा है, तो एन के मान 40 देखते हैं। यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है और एन यहाँ पर है, यानी कि एन के लिए 40 नहीं है, 43 है, जो कि ऑप्शन बी भी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो आप तो सी और ए और डी ही बचा है। तो ए और डी भी चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि चलिए डी को चेक कर लेते हैं पहले, या ए को कर लेते हैं। ए को करते हैं, तो ए को करेंगे तो 95 आपको एफ के लिए, ठीक है ना। एफ के लिए आपको देखिए, एफ के लिए 95 तो आ रहा है। 03 जो कि ए के लिए आना चाहिए, 03 0 हो गया, 3 हो गया, जो कि ए के लिए है। आई के लिए आपको कितना आना चाहिए 34, तो आई के लिए आपका 34 नहीं है, 33 है। देखिए आई के लिए यहाँ क्या है, आई यहाँ है और यहाँ पर 34 आना चाहिए। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4, जो कि ए भी नहीं है इसका, ठीक है ना। ये नहीं है, इसका मतलब कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार चेक करना तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए 04 एफ के लिए चेक करेंगे, 04 एफ के लिए 04 जी हाँ बिल्कुल है। 97 जो कि ए के लिए होना चाहिए, 9 और 7 जो कि बिल्कुल है। 33 जो कि आई के लिए होना चाहिए, 33 देखिए 33 यहाँ पर 3 33 है ही। 56 जो कि एन के लिए होगा, 56 जो कि देखिए यहाँ पर 56 हो गया, एन के लिए हो गया। 42 जो हो गया आपका टी के लिए हो गया, तो 42 जो है आपका ये हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप 3 चेक कर लिए, तो चौथा तो ऑटोमेटिक इसका आंसर हो ही जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं फ्रेंड्स। इसका सही जो आंसर होगा वो बोल रहा है क्या कि ये जो प्रश्नाकृति दिया हुआ है वो किसमें, ये चारों ऑप्शन में से किसमें निहित है ये बताना, ठीक है ना। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, निहित है, इसको घुमा के देखेंगे तो आपको इसमें दिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। बोल रहा है ये दर्पण आपको दिया हुआ है, ए और बी जो है ये दर्पण है, उस पर रखा गया ये जो प्रतिबिंब है ना, तो ये कैसा प्रतिबिंब, ये आकृति रखा है, तो ये प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, ये आपको बाई ऑप्शन चूज करना, ठीक है ना। तो ये दर्पण है, तो ये कैसा दिखाई देगा, तो ये जो है आपको ये साइड जो दिखाई दे रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण में देखेंगे तो आपको ये साइड आ जाएगा। तो ये साइड देखिए किस में है, आपका ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। बी में तो घुमा दिया, इसमें भी घुमा दिया, इसमें घूम गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या यहाँ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 फ्रेंड्स। इसमें आपको बोला गया, ये आपको समीकरण दिया हुआ है ना, 26 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 52 है और ये 74 है। बोला है क्या कि इसमें पूरा समीकरण में आपको दिया हुआ है। माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, देखिए माइनस का अर्थ है भागा, तो यहाँ पर भाग दे देंगे, ठीक है। सीधा लिखिए। प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो प्लस का अर्थ है गुना, तो यहाँ पर गुना दे देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 26 गुना हो जाएगा 1/52 गुना 74 हो जाएगा। 26 दूनी 52 हो जाएगा, 37 दूनी कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोल रहा है शब्दकोश, शब्दों को चूज करना, खोजना है शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार, यानी डिक्शनरी में जो खोजते हैं ना, कैसे कैसे वर्ड खोजते हैं, तो पहले कौन आएगा उस प्रकार से खोजना है और क्रम में इसको क्या करना है, सजा करके लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए एम तो सभी में है, एम के बाद ए खोजेंगे तो ए देखिए किस में आ रहा है, तो ये आपको ए में आ रहा है एक ए और इसमें 3 नंबर में भी ए आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एन आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, तो पहले तो ए के और 3 ही खोजेंगे, ठीक है ना। तो एम ए फिर आ रहा है एम के बाद एन खोजेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो एक आएगा आपका, ठीक है ना। तो पहले आपका ए आ गया, तो एक आपका ए तो हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 1 3 हो गया, ठीक है ना। 1 3 तो आपका निकल गया। अब देखिए एम आई है और एम यू है, ठीक है ना। तो एम आई तो पहले आएगा, तो एम आई एन दोनों में एन भी मिल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद डी मिट आई, इसका मतलब है कि 2 आएगा और उसके बाद फिर 4 आएगा, 4 के बाद फिर क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि 132 45 जो है आपका सही आ जाएगा। 132 45 जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको ये लुप्त जो संख्या दिया हुआ है उसको चूज करना है, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके पर, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो इसको देखिए 143 से 139 हो गया, यानी कि माइनस का 4 आ रहा है। उसमें फिर क्या हो रहा है 139 से 134 हो गया, यानी कि माइनस का 5 हो गया। उसी प्रकार से देखिए माइनस का 6 हो गया, यानी कि 134 से 128 हो गया। उसी प्रकार से माइनस में का 7 हो गया,
तो आपका माइनस का 8 हो जाएगा। तो 121 में से -8 कर देंगे, 121 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, तो 113 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये आपको आगे अनुक्रम को पूरा करना है। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ए बी सी डी, तो ऑप्शन ई ना है, तो ई देखिए किस में है, तो ये आपका इसमें भी, सी में भी है और डी में भी, तो अगला हो जाएगा कि आपका ई हो गया। ठीक है, ए बी सी डी ई हो गया, उसके बाद क्यू हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। ठीक है ना, यानी कि घटते क्रम में। देखिए ये 17 में आता है, 16 में आ गया, 15 आ गया, 14 आ गया, तो ऑप्शन 13 आ गया। 13 का मतलब होता है एम, 13 में कौन आता है, एम आता है। तो देखिए ई और एम किस में है, ऑप्शन सी में है, जो कि आप यहीं से इसको टच कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 में कि निम्न में से कौन सा जो भिन्न है इसको चूज करना। ठीक है ना, तो इसमें से भिन्न कौन होगा ये बताइए। देखिए ये हो गया आपका गंगा, गंगा क्या है, नदी के अंतर्गत आएगा। कलम लिखना के अंतर्गत, मिर्च मसाला के अंतर्गत आता है। शुतुरमुर्ग जो पक्षी के अंतर्गत आता है। कलम जो है वो लिखना का अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है ना, कलम जो है वो क्या काम, कलम जो है वो लिखने में काम आता है। कलम जो हो गया ये क्या आ जाएगा, आपको विषम में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 69 है, बोल रहा है क्या कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है ये बताना है। तो कौन सा जोड़ा जो है वो गलत होगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, यानी कोलीफॉर्म से जो सिरका है इसका जो जोड़ा वो गलत है। ठीक है ना, कोलीफॉर्म जो हमारे वातावरण में क्या करता है, जिसमें मनुष्य रहता है यानी कि मानव रहता है, उसमें अन्य गर्म रक्त वाले प्राणियों का मल सम्मिलित है। ठीक है ना, उसमें पाए जाने वाले जो जीवाणु होता है विस्तृत समूह होता है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, कोलीफॉर्म से बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसे भी ध्यान रखना, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल अवयवी पदार्थ हैं जो, तो अम्ल क्या है, अम्ल क्या करता है ये बताना है। सही आंसर है कि आपका जो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस जो पत्र होता है उसको लाल कर देता है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्षार का काम क्या है, तो क्षार जो है वो लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। ठीक है ना, तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा और लिखना हो तो आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है 71 है, प्रथम कामयाब क्लोन्ड स्तनी। ठीक है ना, जिसके विश्व भर में प्रशंसा थी, उसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डॉली, जो कि एक भेड़ का था। ठीक है ना, डॉली जो है था क्या, तो एक भेड़ का नाम था, तो उसी का क्लोन जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, और जो इसको विकास किया गया था वो 1997 में किया गया था, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि पृथ्वी की सतह से इंच ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई इंच को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का जो आवर्तकाल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर जो प्रभाव है वो क्या होगा, उसका जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जैसे ऊंचाई बढ़ाएंगे तो उसका जो आवर्तकाल है क्या होगा, बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, यानी कि व्हाइट क्रांति, श्वेत मतलब उजला। ठीक है ना, उजला क्रांति का संबंध जो है वो किससे है ये बताना है। सही अंतर है, उजला होता है जो कि दूध होता है, दूध क्या होता है, उजला होता है। ठीक है ना, तो उजला यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके जो जनक है वो कौन माने जाते हैं, तो दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति जो है उसके जनक जो है फ्रेंड्स वो माने जाते हैं बर्गिज कुरियन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बर्गिज कुरियन। ठीक है ना, भूल किसी लिखा आ गया, एक मिनट। ठीक है ना, बर्गिज कुरियन, बर्गिज कुरियन ये हैं आपके जो श्वेत क्रांति इसके जनक हैं, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, आगे है आपको मछली उत्पादन है, तो मछली उत्पादन से संबंधित है कौन सी, तो नीली क्रांति। ठीक है ना, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो यह मछली उत्पादन से, तो इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, अंडा उत्पादन से संबंधित क्या है, तो रजत क्रांति। ठीक है ना, रजत क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो यह अंडा उत्पादन से है। और गेहूं उत्पादन का संबंध जो है वो किससे है, तो गेहूं उत्पादन हो गया जो कि आपको हरित क्रांति। ठीक है ना, हरित क्रांति जिसमें गेहूं जो खाद्य पदार्थ है। ठीक है ना, हरित क्रांति जो कि ध्यान रखेगा 1967-68 में हरित क्रांति। ठीक है ना, हरित क्रांति जो कि एम स्वामीनाथन के द्वारा इसका वो दिया गया था। हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं कौन, आपके
डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा। 1967-68 में यह क्रांति चला था जो कि खाद्यान्न से रिलेटेड है, यानी खाद्यान्न जो उत्पादन है उससे संबंधित है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। टमाटर लाल होता है इसीलिए टमाटर से संबंधित होता है लाल क्रांति, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है ना, इसका संबंध है अमृत क्रांति से, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर है, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कौन सी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 2 का 3 होता है, यानी कि उत्तल लेंस का यूज करते हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए दूर जो होता है कितने अंक का होता है, दूर जो होता है वो 2 अंक का होता है, ठीक है ना। तो 2 का 3 होता है और 3 का 4 होता है, ठीक है ना। दूर में 2 अंक होता है और उत्तल लेंस में कितने 3 अंक होते हैं, इसीलिए 2 का 3 हो गया, ठीक है ना। अवतल 3 मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट में कितने होता है, निकट में 3 अंक होता है, इसीलिए इसको 3 का 4 कैसे होता है, 4 अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल जो हो गया इसमें टोटल कितने अंक है, 4 अंक है, तो 2 का 3 और 3 का 4 ध्यान रखेगा, यानी कि जहाँ 2 बड़ा आएगा वहाँ पर 3 अंक वाला जो लेंस है वो यूज होगा, और जहाँ 3 बड़ा वाला दोष आएगा वहाँ पर 4 अंक वाले यूज होंगे, तो दोनों को ध्यान रखेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए 75 में देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेषताएं हैं वो बताना है आपको, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आप लोग को बताना फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्कली धातु यानी कि मेटल समूह, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा और पढ़ते रहेगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रहने देते हैं, 75 तक बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है क्लास, ठीक है ना। आगे पार्ट 2 में इसको देख लेंगे, जो भी पूरा 76 से लेकर के 150 अगले में कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लास जो आपको पर डे मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम हो समस्या आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।